आज और बहुत खुशी का दिन है। हालांकि कुछ गम और दुख भी है कि हमारे नौजवान छात्रों को जेल में रहना पड़ रहा है, मगर खुशी की इस बात का है कि आसिफ इकबाल तना हमारे आज यहाँ पे खास मेहमान हैं आज की बातचीत के लिए। आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई थी देश भर में उस दिन जब आप लोग रिहा हुए थे। हम लोग 1 डेढ़ साल से बहुत परेशान थे, जब से फरवरी 2020 में हिंसा चली, और वो भी एक तरफी हिंसा जो चलाई गई दिल्ली में। उसी तरह हम बहुत फिक्रमंद थे, हम लोग बहुत कोशिशें भी कर रहे थे जितना भी हो सके। तो ये आज की मुलाकात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं आपके सफर के साथ, जिंदगी के सफर के साथ, कि झारखंड के एक छोटे से गांव रामगढ़ से लेकर जामिया का जो सफर था, उसके बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो है मुझे बुलाया और बोलने का मौका दिया। इस देश में बोलने पे ही पाबंदी है और आपने जो है बोलने का जो है वो मौका दिया। बिल्कुल, मैं रामगढ़ के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ और उस गांव का मैं एक अकेला लड़का हूँ जो वहाँ से निकल कर बाहर आया और बाहर जो है अपने 10th और 12th का जो है वो एग्ज़ाम फाइनल करने के बाद मैं जामिया और दिल्ली आया। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली पूरा मदरसे का है और मदरसे का बैकग्राउंड होने की वजह से जो है मैंने जामिया में एडमिशन लिया पर्शियन डिपार्टमेंट में और मैं पर्शियन से ग्रेजुएशन कर रहा था। लेकिन जब मैंने 12th कंप्लीट किया और अपने फैमिली से डिस्कस किया कि मुझे जो है वो हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली जाना है, तो मेरे फैमिली ने मुझे कहा कि नहीं, आप दिल्ली मत जाओ, क्योंकि आप यहीं पे किसी स्कूल में पढ़ा लो या फिर आप जो है यहाँ रह के कोई बिजनेस कर लो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा इतने एक्सपेंसेस कहाँ से आ पाएगा, इतना खर्चा हम हर महीने तुम्हें कहाँ से दे पाएंगे, दिल्ली में कोई रहने का जगह नहीं है, तुम्हें रूम लेना पड़ेगा, तुम्हें होटल में खाने पड़ेंगे, तुम्हें अगर खाना बनाकर खुद से खाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे कहा, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हुआ और मैंने सोचा कि नहीं, मुझे दिल्ली जाना चाहिए और दिल्ली जाके मुझे जो है अपने हायर एजुकेशन के लिए जो है वो कोशिश करनी चाहिए। तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद 5,000 रुपये लेकर, मुझे अच्छे से याद है कि मैं 5,000 रुपये लेकर दिल्ली आया और फिर मैंने पहले जॉब तलाश के, मैंने बीपीओ में जॉब किया और फिर मैंने जामिया में एडमिशन लिया और फिर मैं जो बीपीओ में जॉब करके जो मैंने पैसे कमाए थे उससे मैंने तकरीबन 1.5 साल तक जो है उस पैसे से हमने अपनी पूरा ग्रेजुएशन के जो है वो 1.5 साल हमने निकाले। तो इन सब, जब मैंने एडमिशन लिया 2017 में मेरा एडमिशन हुआ, 2016 से ही पूरे देश का जो है वो माहौल खराब हो चुका था, सरकार बदल चुकी थी, एक समुदाय के खिलाफ मुसलसल नफरतें फैलाई जा रही थी। कभी कहीं पे भी जो है देश में गाय के नाम पर मुसलमानों को मार दिया जा रहा था, तो कहीं पे नाम बदलने की राजनीति चल रही थी, तो कहीं पे ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं को हक देने की बात कही जा रही थी। तो कहीं पे जो है किसी बड़े यूनिवर्सिटी जो इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी हैं उनको टारगेटेड किया जा रहा था। और एक यूनिवर्सिटी JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो इंडिया का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में आते हैं और आता है, और फिर वहाँ से एक समुदाय जो मुस्लिम स्टूडेंट है नजीब अहमद, उसको गायब कर दिया जाता है। और उस वक्त मेरा जामिया में एडमिशन हो जाता है। तो नजीब अहमद क्योंकि वो स्टूडेंट कम्युनिटी से आते थे, तो उनके हक और इंसाफ के लिए हम लोगों को ऐसा लगा कि इनके हक और इंसाफ के लिए जो है हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, सड़कों पे आके सवाल पूछना चाहिए कि वेयर इज़ नजीब, नजीब कहाँ है। तो वहाँ से जो है मेरा एक एक्टिविज्म का सफ़र शुरू हुआ और मैं ग्रेजुएशन में ही था और देश के हालात बिल्कुल बदल रहे थे। तो उसी दौरान CA, NRC और NPR भी आया अभी जल्दी 2019 में। तो जब ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं एक समुदाय के लोगों को अगर बार बार टारगेट किया जा रहा है तो उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, उसके खिलाफ बड़े पैमाने पे आंदोलन किया जाएगा अगर गलत है तो। क्योंकि अगर सरकार गलत कर रही है तो अगर नहीं बोलेंगे तो वो और भी ज्यादा गलत करते चले जाएंगे। हमने ये सोचा और फिर जब मैं जामिया में एडमिशन लिया तो जामिया के इतिहास को पढ़ा। जब जामिया के इतिहास को पढ़ा तो ये समझ में आया कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो है वो एक आंदोलन से निकली हुई यूनिवर्सिटी है, जहां से मुल्क के आज़ादी के लिए खिलाफत मोमेंट, नॉन कॉपरेशन मोमेंट जो है जैसे मोमेंट्स का जो है वो आगाज जामिया की सरजमीन से हुआ है। तो हम लोग ये सोचे कि अगर हम जामिया के स्टूडेंट होने के बाद फिर भी हक के खिलाफ, इंसाफ के और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं तो कौन लड़ेगा। हमने जब इस सारी चीज़ों को जहन में रखा और फिर सड़कों पे आए, आंदोलन किए सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ,
ठीक सीए और एनआरसी का जो पूरा मोमेंट, जिस तरह से इन्होंने पूरा नीति लेकर आया, असम में इन्होंने एनआरसी कराया, उसके बाद फिर उसको नागरिकता देने के लिए ये सीए लेकर आया, और फिर सीएए का जिस तरह से उन्होंने धर्म के आधार पर उनको बांटने के, संविधान को अलग रख के धर्म के आधार पर जो है पूरा सीए कानून को पास कराया गया। तो इन सब के खिलाफ मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो है सरकार के खिलाफ हमें बोलना पड़ेगा, और यहाँ से हम लोगों की जो है वो मूवमेंट शुरू हुआ, और ये पूरा ये सिनारियो है जिससे लोग आज मुझे जान रहे हैं, और इसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, और आज मैं जेल से बाहर हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। आपने बहुत बढ़िया तरीके से जामिया तक अपनी कहानी आप लाए हैं, और मैं जामिया के बारे में पूछने ही वाली थी, क्योंकि हम भी इतिहास के स्टूडेंट्स हैं, इतिहास के पढ़ने वाले हैं। और सैफुद्दीन किचलू हो, मौलाना आजाद हो, गांधी जी हो, इन्होंने मतलब साथ में मिलके दो टाइप के एजुकेशन के सिस्टम्स थे ब्रिटिश हुकूमत के, जब ब्रिटिश हुकूमत ये देश में थी, और एक कॉलोनियल स्टाइल का था, और ये बिल्कुल ये सरजमीन से भारतीय हिंदुस्तानी था। उसमें जामिया एक पहली ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो इसी वैल्यूज से, वजूदों से निकल के बनी है, और आप उन्हीं के छात्र हैं। और उन्होंने मतलब ये जामिया मिलिया इस्लामिया में जो 15 दिसंबर को जो फायरिंग हुआ, और उसके बाद जो शाहीन बाग वगैरह में आंदोलन छेड़े गए, और देश भर में उसका इम्पैक्ट हुआ, और लोगों ने उसे प्रेरणा लेके आंदोलन चलाए। तो मुझे ये पूछना था कि ये जो जामिया में, जामिया के ऊपर जो पुलिस का हमला हुआ, मैं उस दिन मालेगांव में थी, एक वहां पे सीएनआरसी की सभा ले रही थी, और हमें खबर मिली कि इस तरह का फायरिंग हुआ है। और हमने कहा था वहां पे कि आज की शाम हमारे जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्रों के नाम। तो हम ये आपको पूछने चाह रहे थे कि जिस तरह शाहीन बाग की पूरी कम्युनिटी के माँ बहनें खालाएं आके आपके साथ आंदोलन करने लगी, उस दौर के कुछ बातें आप बताएं। जी, अगर आप देखेंगे तो जब सीए और एनआरसी सरकार जो है वो दोनों सदनों में और राष्ट्रपति के हस्तक्षेप के बाद जो है जब वो एक कानून बन जाता है, तो उसका विरोध प्रदर्शन जो है वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से शुरू होता है। लेकिन जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोटेस्ट और जो प्रदर्शन था उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है, और इसलिए नहीं, मतलब कि पुलिस ये चाहती है कि इसको यहीं पे खत्म कर दिया जाए और उसको क्रैक डाउन किया जाए, क्योंकि जामिया के छात्रों का ये कहना था कि हम इस कानून के खिलाफ जो है मार्च करते हुए पार्लियामेंट तक जाना चाहते हैं, क्योंकि सदर की कार्रवाई जारी थी उस दरमियान में। लेकिन पुलिस जो है हमें पार्लियामेंट तक मार्च करने नहीं देती है, और पूरे प्रदर्शन को जो है क्रैक डाउन करती है, वहां पे लाठी चार्ज करते हैं, आंसू गैस के गोले तोड़े जाते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि लाइब्रेरी में घुसकर हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को, जिनका आंदोलन से कोई, प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में बैठ के, उनको भी मारा जाता है। और इतना ही नहीं मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि सारी रात जो है, जब आप वो सारा मंजर मैं देखता हूँ तो मेरे पूरे हाथ और पाँव के, पूरे शरीर के रोमे खड़े हो जाते हैं जब मैं उसको कुछ बोलता हूँ तो। एक अजीब सा मंजर था, और पूरी पूरी रात जो है हमारी बहनें वहाँ बैठी हुई थी, बेहोश पड़ी हुई थी, और किसी के आंख चले गए थे, किसी के हाथ और पाँव चले गए थे। तो ये सारा सिचुएशन जो है बनाया गया, लेकिन इसके बाद भी जो है हम लोग हिम्मत नहीं हारे। और उसके बाद इन्होंने करते ही है कि लोग, हम जामिया के 3 स्टूडेंट पे एफआईआर करते हैं, जिसमें एक नाम मेरा भी होता है, और मुझे इतना बुरे तरीके से मारा जाता है कि मैं कई दिनों तक चल नहीं पाता हूँ, कई दिनों तक व्हील चेयर पे होता हूँ। इतना ही नहीं, मैं उस सारे सिचुएशंस को जो है मैं अपने जुबान से एक्सप्लेन करने में भी मुझे डर लगता है, वो जो सारे मंजर जब हमारे जहन में घूमते हैं। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद मैं सलाम करता हूँ उन माओ को, उन बहनों को, जिन्होंने हम लोगों के लिए, और हम लोगों का जो मोमेंट था, और जब हम लोग टूट गए पूरे तरीके से, जब ऐसा लगा कि पूरा मोमेंट खत्म हो गया, तो वो माएँ और बहनें जो है वो निकल कर सड़कों पे आई, और शाहीन बाग की शक्ल में जो है एक प्रोटेस्ट और एक आंदोलन का जो है नींव और बुनियाद रखा। तो वहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ, और जामिया से लोग शाहीन बाग आए, और शाहीन बाग की उन माओ बहनें जो है इतना मेहनत करके, इतना मुशक्कत करके, सब कुछ झेल कर, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ बर्दाश्त करके जो है उन्होंने हम लोगों के हक में जो है हम लोगों के साथ खड़े हुए, वो आवाज़ जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से उठी थी, उसके उस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाए,
और एक इतना मजबूत आवाज बनाए कि उन तमाम लोग जो भी संविधान पे यकीन रखते हैं, जो भी देश की एकता और अखंडता को बचाना चाहते हैं, जो भी इस देश के गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हैं, जो भी हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, उन तमाम लोगों ने जो है इन माओ और बहनों के आवाज के साथ आवाज मिलाया और एक मजबूत आंदोलन, हिंदुस्तान के इतिहास में एक मजबूत आंदोलन जो है वो खड़ा हुआ, जिसका नेतृत्व जो है मुस्लिम महिलाओं ने किया, जिनके बारे में अक्सर ये भ्रम फैलाया जा रहा था कि इनको आजादी नहीं है, इनको बुर्के पहना के रखा जाता है, इनको घरों में बंदिश किया जाता है। उन औरतों ने जिनके खिलाफ पूरे देश भर में भ्रम फैलाया गया था, वही औरतें जब सरकार सड़कों पे निकलकर अपने अधिकार की बात करना शुरू की, तो फिर उनके बारे में जो है वो गलत भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। तो ये सारे चीज जो है वो हुआ और एक मजबूत आंदोलन खड़ा हुआ अगेंस्ट सीए और एनआरसी, जो आंदोलन आज तक जारी है। पैंडेमिक की वजह से कोविड के केसेस जब इंडिया में बढ़ रहे थे शुरुआती दिनों में, तो उसमें ये कहा गया कि अधिकार की लड़ाई है और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इंसान की जान जो है वो बची रहे। अगर हम अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारी जान चली गई, तो फिर उस अधिकार का क्या फायदा अगर मिल भी जाए तो अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जान जिंदा होना जरूरी है। तो इसलिए हम लोगों ने कोविड के सिचुएशंस को, केसेस को बढ़ते हुए देख के प्रोटेस्ट को कम किया था। प्रोटेस्ट में भीड़ नहीं थे, प्रोटेस्ट जो है बैनर और पोस्टर्स के थ्रू हम लोग करना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने उसको पूरा क्रैकडाउन किया। पूरे पोस्टर्स, बैनर्स, टेंट्स, किताबें, सारी चीजें लेकर चली गई और इस तरह से जो है हमारा प्रोटेस्ट साइट जो था वो पूरा जिस तरह से पहले रोड था उस तरह से हो गया। लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन आज भी चल रहा है और आने वाले वक्त में भी अगेंस्ट सीए एनआरसी का जो आंदोलन है वो चलता रहेगा। पैटर्न क्या होगा इस पे डिस्कशन का है, इस पे डिस्कशन होना है कि किस पैटर्न पे होगा। आज भी आंदोलन इस ऑनलाइन ऑन लोकेशन और लोग आर्टिकल लिख के अपना विरोध जता रहे हैं अगेंस्ट सीए के जरिए। लोग जो भी शक्ल है सोशल मीडिया के थ्रू, आज भी वो प्रोटेस्ट चल रहा है और वो प्रोटेस्ट जिंदा है। और मुझे यकीन है कि ये प्रोटेस्ट तब तक, ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जो डिमांड्स हमारे थे कि ये पूरे काले कानून को, सीए को वापस लिया जाए, पूरे देश में आप एनआरसी ना कराएं और एनपीआर नहीं कराएं, जो है हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये डिमांड्स हमारे हैं और ये डिमांड्स जो है वो जब तक पूरे नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। चाहे आप जितने भी लोगों को जेलों में डाल दें, चाहे आप जितने प्रोटेस्ट साइट को जो है क्रैकडाउन करके तोड़ दें, चाहे आप प्रोटेस्ट को खत्म करने की कोशिश करें या लाठियां बरसाएं या डंडे बरसाएं या जेल में डालें, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आंदोलन जिस तरह से चल रहा था, जैसे ही कोरोना का अंत होगा हम फिर सड़कों पे होंगे, सड़कों को आबाद करेंगे, लोकतंत्र को जिंदा करेंगे और न्याय व्यवस्था को जो है वो मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आसिफ, 27 मई 2020 को आपको अरेस्ट किया गया, आपकी अटक हुई और 15 जून 2021 को खबर आपको मिली होगी जेल के अंदर कि आपकी बेल हो गई है। जो 233 पेज का जजमेंट है, आपका लीड जजमेंट है वो तीनों केसेस में। और 17 जून को आप बाहर आए, सबने देखा आसिफ तन्हा के पहने हुए मास्क को, वो मास्क आपके पास हर वक्त रहता है। तो मुझे ये पूछना है कि उस वक्त जब आपको खबर मिली 15 जून को, तो आप सबसे पहले आपको क्या महसूस हुआ? जब मुझे खबर मिली, मैं एग्जाम लिख रहा था, मेरा ओपन बुक का एग्जाम चल रहा था जामिया में, क्योंकि 6 सेमेस्टर्स का एग्जाम मेरा जो है वो छूट गया था अरेस्टिंग के वक्त, तो वो पेपर में दे रहा था और वो पेपर जो है कोविड की वजह से जो है वो ओपन बुक हो रहा था। तो कोर्ट ने मुझे ऑर्डर किया था, लैपटॉप और फोन भी मेरे पास थे। 10:30 बजे मेरे एडवोकेट का मेरे पास मैसेज आता है कि बेल ग्रांटेड। उस वक्त मैं फर्स्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट लाइन आंसर लिख रहा था, मतलब एक लाइन अभी मेरा कंप्लीट ही होने वाला था कि ये मैसेज जो है मेरे पे गिरता है, मेरे फोन पे आता है। तो मैं बहुत खुश था कि जहाँ पे यूएपीए में 13 महीने में बेल हो जाना किसी चमत्कार से कम नहीं है, और इस चमत्कार को जो है लोगों के सपोर्ट और लॉयर्स की मेहनत की वजह से जो है ये चमत्कार हो पाया। बहुत मेहनत और हाई कोर्ट का इंसाफ, कानून के दायरे में रह के फैसला देना, वो कहीं ना कहीं जो है मेरे दिल में वो सारी वो बातें थी कि एक अच्छा फैसला, एक बेहतर फैसला मेरे हक में आया है, जिससे आने वाले लोग जो अभी गलत तरीके से जिनको फंसाया गया है, जिन पे यूएपीए लगाया गया है, उनके लिए ये पूरा जजमेंट जो है वो बेटर साबित होगा।
हम एग्जाम अपना कंप्लीट करते हैं, फिर अपने लॉयर से बात करते हैं। जब क्योंकि उस दौरान मैं लाजपत नगर, एक कालका जी में एक गेस्ट हाउस में रुका हुआ था। वहाँ पे कुछ लिमिटेशन थे मेरे साथ, और फोन मैं यूज कर सकता था, लेकिन सिर्फ कुछ ही नंबर पे मैं बात कर सकता था फैमिली से दिन में 10 ही बार। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपको जो भी चीजें कही गई हैं, आप उसके अकॉर्डिंग ही अभी जो है वो यूज करें। ऐसा नहीं है बेल हुआ है अभी, जो है वो स्टेट जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है, और फिर पता नहीं कब रिलीज होगा। तो आप फ्री तब होंगे जब आप रिलीज हो जाएंगे। तो मैंने अपना पेपर कंप्लीट किया, और जो भी टर्म एंड कंडीशन मुझे कस्टडी पैरोल के लिए एग्जाम के लिए दिया गया था, मैं उसको फॉलो कर रहा था। और फिर जो, लेकिन उस दौरान बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था पूरे हमारे केसेस, हमारे जो है बेल को लेकर वेरिफिकेशंस के नाम पे उसको डिले करने की कोशिश की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो एप्लीकेशन मूव किया गया कि बेल जो है स्टे लगाया जाए, बेल जो है वो रिजेक्ट की जाए। इस तरह के जो है हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो चल रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि पुलिस आज भी नहीं चाह रही थी बेल होने के बाद भी कि ये लोग जेल के बाहर आए और रिलीज होकर, मतलब कि जेल के बाहर आके अपनी जिंदगी गुजारे। लेकिन सच की हमेशा जीत होती है, और हाई कोर्ट ने एक बेहतर जजमेंट दिया और हमारी जीत हुई है। हम खुश जरूर हैं, लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है। हम खुश तब होंगे सबसे ज्यादा जब हमारे वो तमाम साथी जो आज यूएपीए में अगेंस्ट सीए एनआरसी के मूवमेंट्स को लेकर दिल्ली राइट्स केस में जो है कॉन्स्पिरेसी के केस में फंसाए गए हैं, जब तक वो तमाम लोग बाहर नहीं आ जाते हैं, हम खुश तब होंगे। वो तमाम हमारे एक्टिविस्ट साथी जो भीमे कोरे गांव केस में बंद हैं, वो सब बाहर आएंगे, तब हमें खुशी होगा। हमें खुशी तब होगा जब वो पत्रकार, वो इंडिपेंडेंट पत्रकार सद्दिक कप्पन जैसे लोग अगर जब बाहर आएंगे, तब हमें पूरी तरीके से खुशी मिलेगी। हम अपने आजादी को लेकर खुश तो हैं, लेकिन ये हमारी जीत नहीं है। कहीं से कहीं तक जीत तो तब होगी जब हक और इंसाफ के आवाज को बुलंद करने वाले वो तमाम लोग कैद खानों से रिहा होंगे। बहुत बढ़िया आसिफ भाई, मुझे ये पूछना था कि आपने उस दिन आप अपना मास्क भी जरूर दिखाई हमारे दर्शकों को, कि आपने जो वो मास्क पहना था उस दिन, क्योंकि सब लोगों ने नोटिस किया, हम लोग बहुत बेचैनी से टीवी देख रहे थे। तो आप जरूर अपना मास्क भी दिखाएं। और जेल के अंदर की जो परिस्थिति है, क्योंकि एक कहा जाता है कि एक समाज की तुलना और एक जमहूरियत और लोकशाही की तुलना उसके जेलों से मिलती है। और हमने देखा है हमारे भीमा कोरेगांव के साथी अभी फादर स्टैन स्वामी का गए हफ्ते ही 5 जुलाई को निधन हुआ, इंतकाल हुआ। इंस्टीट्यूशनल मर्डर था वो, हालांकि वो अस्पताल में थे, मगर 1-1.5 महीने के लिए एक तलोजा जेल अथॉरिटीज ने उनको बिल्कुल लापरवाही से ट्रीट किया था। वैसे बाकी बाकी भी भीमा कोरेगांव के हमारे साथी हैं, सुधा भारद्वाज जी हैं, वर्नन गोंजाल्विस हैं, वरवर राव को लास्ट ईयर रिहा किया था। कि जेल के अंदर के जो कंडीशंस हैं वो एक शर्मनाक है हमारे भारत हिंदुस्तान में, चाहे वो दिल्ली के तिहाड़ जेल जो आप, जिसका अनुभव आपके पास है, या महाराष्ट्र का तलोजा। तो जेल के कंडीशंस के बारे में आप क्या कहना चाहिए अपने दर्शकों को? आप अपना मास्क जरूर दिखाएं अगर हो तो। हाँ बिल्कुल, मैं मास्क दिखाऊंगा। मैं ये सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, बिल्कुल हम लोगों को आज़ादी का जो एहसास है वो जेल से बाहर आने के बाद ही पता चला। लेकिन जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोटा जाता है, जिस तरह से सरकार जो है वो अपने गलत नीतियों और अपने गलत नीतियों को छिपाने के लिए अपने विरोधियों को जेल में डालती हैं, तो ये सारी जो उनकी मजबूरियां हैं वो सब कुछ मुझे जो है वो जेल में जाने के बाद जो है वो समझ में आया। मैं ये बताऊं कि जब मैं जेल गया, तो जिस तरह से इतना टैक्स पेयर का पैसा आता है, जिस तरह से जेल में लोगों को अधिकार मिलना चाहिए, खासकर इनमेट्स को, जो लोग जेल में होते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। और जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं एक्टिविज्म से होता है या सरकार के विरोधी के रूप में उनको जाना या पहचाना जाता है, उनके साथ बहुत ही बुरा सलूक किया जाता है। खुद मेरे साथ मैं बताऊं, इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, इतना ज्यादा कि नहीं कहा। मुझे नमाज पढ़ने नहीं दिया गया, मुझे रोजा रखने नहीं दिया गया, मुझे पेड़ से बांध कर मारा गया, सिर्फ इसलिए कि मैं एक एक्टिविस्ट था, मैं एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता था, मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा था। लेकिन वहीं पे जो दूसरे क्राइम करके जो मुस्लिम आए हुए थे, उनके साथ उनका नॉर्मल बिहेवियर था।
तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तमाम लोग जो हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके साथ जो है वो गलत तरीके से सलूक किया जाता है। उनको जो फैसिलिटीज जिसका अधिकार जेल मैनुअल देता है वो नहीं दिया जाता है। आप अगर देखेंगे तो जिस तरह से हमारे स्टन स्वामी जी का डेथ होता है, जिस तरह से उनको मेडिकल फैसिलिटीज मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाई, जिस तरह से उनको दवाइयां और ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पाए। एक स्पॉन के लिए भी जो है उनको कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं और फिर एनआईए जो है उसका विरोध करती है। तो मतलब हम एक कैसे समाज में जी रहे हैं ये हमें देखने और जानने की जरूरत है। और ठीक इसी तरह जेल के अंदर जब कोविड बहुत ज्यादा पीक पे था, सेकंड फेज शुरू हो चुका था, उस वक्त हम तिहाड़ की बात कर रहे हैं, उस वक्त तिहाड़ में बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग नहीं था, लोग एक दूसरे के बहुत करीब थे, लोग बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे थे, उनको दवाइयां नहीं दी जा रही थी, उनका कोविड टेस्ट नहीं हो रहा था। जब वैक्सीनेशन की बारी आई तो उनको वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा है। आज भी जेल में 2% वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि आप जब देखेंगे कि जेल में लोगों से आधार कार्ड मांगा जाता है, आधार कार्ड वो कहाँ से ला के देंगे? उनका आपने कोविड की वजह से आप मुलाकात बंद किए, कोई उनसे मिलने नहीं आ सकता है, कोई सामान बाहर से नहीं आ सकता है, कोई पोस्टल सर्विस जो है वो आपने सारा बंद कर रखा है, कोई पोस्ट नहीं आ सकता है। उसके बाद भी आप कहते हैं कि आपको वैक्सीन तभी लगेगा जब आप हमें आधार कार्ड देंगे। एक बंदा जेल में बंद है, वो कहाँ से लाके आधार कार्ड देगा? उस पर आपने इतनी पाबंदियां लगा रखी हैं, इसकी वजह से जेल में वैक्सीनेशन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेल, चाहे वो इंडिया का कोई भी जेल हो, और जो उसका जेल मैनुअल है और जो अधिकार इनमेट्स को जेल मैनुअल देता है, वो सारे अधिकारों का हनन जेल में होता है। और इतना बुरा सलूक किया जाता है पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ कि ना पूछें आप। पॉलिटिकल प्रिजनर्स के साथ सबसे ज्यादा किया जाता है, लेकिन नॉर्मल इनमेट्स के साथ भी ये इसी तरह का सलूक करते हैं। थोड़ा कम होता है लेकिन सलूक इसी तरह का करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको इन्फॉर्म करने की जरूरत है, इसको जो है लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है कि लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हम लोग खुद इस पे काम कर रहे हैं कि जेल में बेसिकली जो जेल मैनुअल जिसको अलाउ कर रहा है, आप वो चीज तो जो है वो लाकर दें, वो अधिकार तो जो है इनमेट्स को जरूर दें। तो ये सारी चीज पे काम करने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है लोगों को जेल में डालकर उन तमाम लोग जो हक और अधिकार की बात करते हैं, जो संविधान को बचाने की बात करते हैं, जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करते हैं, उनके आवाज को दबाने के लिए, उनको डराने के लिए, लोकतंत्र को एक ताक पे रख के उसको खत्म करने के लिए लोकतंत्र को जो है ये लोगों को जेल में डालते हैं। लेकिन मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा कि ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। ना हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। जिगर में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। आसिफ, आपने कहा शुरुआत में ही कि नफरत की जो राजनीति हमारे देश में फैल रही है, और एक तबके को जिस तरह नफरत से टारगेट किया जा रहा है, वो बहुत एक न सिर्फ एक दुख दर्द वाला मामला है, मगर शर्मनाक चीज है। इसके पीछे जो एक सोच विचारधारा है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो एक धार्मिक राष्ट्रवाद की पूरी है कि आप गैर बराबरी फैलाओ, नागरिकता के बीच में हो, चाहे अधिकार के बीच में हो, रहन सहन में हो, आप एक गैर बराबरी का माहौल, एक स्ट्रक्चर सोसाइटी जहाँ पे ऑल सिटीजन्स आर नॉट इक्वल। तो मुझे आपसे पूछना है, क्योंकि आप ऐसे इंस्टीट्यूशन से आते हैं, पढ़ रहे हैं, अभी आप आगे चल के एमफिल और पीएचडी भी करने वाले हैं, कि सामूहिक राष्ट्रवाद और धार्मिक राष्ट्रवाद की जो बुनियादी अलग है, और हमारे देश ने एक सामूहिक राष्ट्रवाद चुना था बंटवारे विभाजन के बाद, तो ये जो हमको ये धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ जो राजनीति खींची जा रही है, उसके लिए हमको साथ में मिलकर इसका विरोध कैसा करना चाहिए? जी मैम, अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि हिंदुस्तान को विभाजन के बाद और आजादी के बाद, पहले हम आजादी पे बात करते हैं, विभाजन तो बाद में हुआ, लेकिन आजादी का जो पूरा मोमेंट था वो तमाम लोग एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने का ख्वाब देखते थे जिसमें तमाम लोग बराबर हों, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम लोग। देश के आजादी की लड़ाई में सब लोगों ने बराबर की कुर्बानियां दी हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि सिर्फ एक समुदाय या एक धर्म के मानने वाले लोगों ने ही जो है इस मुल्क को आजाद कराया, बल्कि इस मुल्क को वो तमाम लोग, चाहे उसमें महात्मा गांधी सबसे पहले हैं, लेकिन उसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हो, या फिर अशफाकुल्ला खान हो, या मौलाना आजाद हो,
ये तमाम लोग जो है देश को आजाद कराने के लिए जो है अपना पूरा योगदान दिए। तो तमाम धर्म के लोग जो है इसमें ये है शामिल हैं। अब ये देखना है कि ये कैसा हिंदुस्तान चाहते थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कैसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, हमें उसको देखने की जरूरत है, हमें उसको जानने की जरूरत है। उन्होंने ऐसा हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था जहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ बैठ के एक बर्तन पे खाना खा सके। जहां उन्होंने ऐसा हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था जहां हर लोग बराबर हों, जहां पे किसी को धर्म के आधार पे अलग नहीं किया जा सकता है, जहां पे किसी एक धर्म के आधार पे लोगों को टारगेट नहीं किया जा सकता है, जहां पे जाति के आधार पे जो है वो टारगेट नहीं किया जा सकता है। तो कहीं पे ऐसा ना हो कि जेंडर की मतलब कि कोई जेंडर की वजह से उसको अलग नहीं किया जा सकता कि महिलाएं हैं तो उनको कम अधिकार मिलेगा, मर्द हैं तो उनको ज्यादा अधिकार। तो इस तरह का हिंदुस्तान नहीं चाहिए था। वो इस तरह का हिंदुस्तान का ख्वाब देखते थे जहां तमाम लोग बराबर हों, जहां पे औरतें अगर सोना उछालते हुए जाएं तो कोई देखकर उनके तरफ से बुरी नजर से नहीं देखे और उसको छीनने की या लूटने की कोशिश ना करे। ऐसा हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया कहा जाता है। तो हमारे बुजुर्गों ने जिस हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था, हम उसी हिंदुस्तान को जो है वो उसी ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से वो तमाम लोग जो आजादी की लड़ाई में, वो लोग जो अंग्रेजों की गुलामी करते थे, जो उनकी चापलूसी करते थे, जो उनकी जी हुजूरी करते थे, जो जो है वो उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे, वो लोग पिछले कुछ सालों में जो है सत्ता पे आए और सत्ता पे आने के बाद जो है उन्होंने धर्म के आधार पे बांटना शुरू किया। उन्होंने जो है जेंडर के आधार पे लोगों को बांटना शुरू किया। इन्होंने हिंदुस्तान के जो इतिहास थी उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तारीख थी उसको जो है खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम लोग ये एक एक राष्ट्र यानी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जो हिंदुस्तान का वो तमाम लोग जो फ्रीडम फाइटर्स के ख्वाब को पूरा करना चाहते हैं, वो कभी इसको एक राष्ट्र नहीं बनने देंगे, इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर देखें कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वो हर किसी को टारगेट कर रहे हैं। आप आदिवासी को देखें, उनका किस तरह से अधिकारों का हनन होता है। आप दलित को देखो, किस तरह से उसको उनके साथ सलूक किया जाता है, उनको सताया जाता है, उन पर जुल्म किया जाता है। आप मुसलमान को देखें, किस तरह से मुसलमानों के साथ जो है जुल्म ज्यादती की जा रही है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, उनके जो मुसलमानों के जो धार्मिक बेसिक चीजें हैं उस पर हस्तक्षेप करने की कोशिश की जा रही है। इतना ही नहीं हो रहा, किस तरह से महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, किस तरह से महिलाएं सेफ नहीं है, किस तरह से यूनिवर्सिटीज जहां से लोग पढ़ के हिंदुस्तान को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटीज को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो ये पूरा प्री प्लान तरीके से वो तमाम चीजें करना चाह रहे हैं जो फ्रीडम फाइटर्स के वक्त जो इनके लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर कर रहे थे, वो चीज ये फिर से करना चाह रहे हैं। और वो तमाम लोग इसके मुखालिफ हैं। जो हमारे बुजुर्गों के, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो ख्वाब थे उनको पूरा करने की जो लोग कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो है इसका विरोध कर रहे हैं। और इसके विरोध का रिजल्ट ये आ रहा है कि जो है उनके आवाजों को दबाने के लिए अपने विरोधियों को जो है वो जेल में डाला जा रहा है। फिर मैं थोड़ा पर्सनल सवाल एक और बार पूछूंगी और फिर मास्क आप जरूर पहनिएगा कि आपने बार बार अपनी अम्मा जी के बारे में बात की है कि जहांरा जी जिन्होंने आपको बड़े तकलीफों से पाला और आपको भाई बहनों को बड़ा किया, और आपने नजीब की भी बात की, जो फातिमा नफीस जी जो है अभी भी कोर्ट कचहरे में घूम रही है ताकि उनके बेटे का कुछ पूछताछ हो, कुछ जांच हो जो सीबीआई नहीं कर रही जानबूझ के। तो कुछ कुछ पर्सनल बातें आपकी अम्मा जी फैमिली के बारे में कह के आप संदेशा दीजिए हमें। नजीब अहमद जेएनयू से गायब हो जाते हैं और उनको गायब कर दिया जाता है, बेसिकली गायब कर दिया जाता है। तब स्टूडेंट कम्युनिटी जो है वो जेएनयू, जामिया, अलीगढ़, वो तमाम लोग जो है वो सड़कों पे आते हैं, आंदोलन करते हैं, सवाल। उसी उस वक्त मेरी अम्मी, क्योंकि इतना ज्यादा क्या कुछ चल रहा है मुल्क में, क्या कुछ हो रहा है, उससे वो इतना ज्यादा जानकारी नहीं रखती थी। तो उन्होंने पूछा, तो ये कह रही तुम लोग ये क्या कर रहे हो। मैंने तो मतलब अगर तुम वहाँ पे हो तो पढ़ने गए हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, ये सब ये क्या है। तो मैं उनको बताया कि हाँ ये क्या है, नजीब थे जेएनयू में पढ़ने के लिए आए थे, उनको गायब कर दिया गया। उनकी अम्मी जो है वो सड़कों पे है, आंदोलन कर रही है, कभी जंतर मंतर पे, कभी इंडिया गेट पे, कभी पार्लियामेंट स्टेट पे, कभी पुलिस उनको उठा ले रही है। तो है वो गायब हो गया और उनके इंसाफ और उनके हक की लड़ाई जो है हम लोग लड़ रहे हैं। तो अम्मी को हम कहीं ना कहीं कन्विंस किए। अम्मी जो है बोली कि ऐसी बात है। मैंने उनसे कई सारे ऐसी बातें कही जो बहुत दिल से जुड़ा हुआ था
कि अगर मेरे साथ ऐसा होता तो क्या हमारे दोस्त या हमारे जो साथी जामिया में पढ़ रहे हैं या हमारे जो, तो क्या वो हमारे लिए आवाज नहीं उठाते, क्या वो आपके साथ खड़े नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें जो है मेरी अम्मी कन्वेंस हुई और मुझसे कहीं बिल्कुल तुम अच्छा कर रहे हो और बिल्कुल वहां पे रहो और उनके अम्मी के साथ रहो, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के साथ खड़े रहो, इंसाफ और हक की और इंसाफ की लड़ाई लड़ते रहो। तो ये सारी चीजें जो है वो अ, मैं कर रहा था और मेरे घर वाले पूरा उनको जानकारी थी और वो मेरे साथ जो है वो साथ में साथ दे रहे थे। कभी उन्होंने जो है हिम्मत नहीं हारे, मेरे साथ हमेशा खड़े रहे मजबूती के साथ। मैंने जो कुछ भी किया, मेरा घर के लोग पूरी तरीके से, मेरे फैमिली में सिर्फ फादर मदर और मेरी एक बहन है, उन्होंने पूरा पूरा सपोर्ट किया। कभी भी मुझे किसी चीज के लिए रोका नहीं, कभी भी मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश थी जो मैंने जिसका इजहार किया और मेरे फैमिली ने उसको पूरा किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनका सपोर्ट था जिसकी वजह से आज मैं जेल में भी 13 महीने तक सरवाइव कर सका। उनके सपोर्ट अगर नहीं होता तो उनकी वजह से शायद मैं जेल में इतना लंबा वक्त जो है सरवाइव नहीं कर पाता। तो पूरे फैमिली का सपोर्ट था, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से आता हूँ उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सपोर्ट था, वो तमाम सिविल सोसाइटी के लोगों का सपोर्ट था, वो तमाम हक और इंसाफ की बात करने वाले, संविधान को बचाने की बात करने वाले लोगों का सपोर्ट था, मेरे दोस्तों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। तो जिसकी वजह से मैं 13 महीने तक जो है वो सर्वाइव कर सका। और जब मैं जेल के अंदर था उस वक्त फैमिली को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत थी तो वो मोरल सपोर्ट का था, जो हमारे दोस्तों ने, मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से रहता हूँ ऑर्गेनाइजेशन ने, सिविल सोसाइटी ने, इन तमाम लोगों ने मेरे घर पे फोन करके जो है उनको मोरल सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से वे स्ट्रांग थे, जिसकी वजह से मैं इतना लंबा वक्त जो है वो जेल में सर्वाइव कर सका। तो अब मेरी कोई भी स्पीच या कोई भी इंटरव्यू बगैर उनके तस्करे के, बगैर उनको याद किए जो है वो पूरा नहीं हो सकता। मैं अपने फैमिली का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो कि करना नहीं चाहिए, क्योंकि फैमिली ने जो कुछ किया है उसका हक शायद ही हम अदा कर पाएंगे। तो उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मेरे साथ हमेशा खड़े रहे और मुझे पूरा उम्मीद है अपने फैमिली से कि आने वाले वक्त में भी वो हमारे साथ इसी तरह खड़े रहेंगे, हक और इंसाफ के लिए हमें हमेशा मजबूती देते रहेंगे। 19 जुलाई या 20 जुलाई की कोई फिक्र है? आ, नहीं, जिस तरह से देखिए यूएपीए में 13 महीने में हाई कोर्ट से बेल मिला और वो भी इतना खूबसूरत जजमेंट, ऐतिहासिक जजमेंट अगर इसको कहा जाए, वो मुझे मिला, मतलब हम लोगों को मिला, इंसाफ मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट है अपना देश के जो जुडिशल सिस्टम है उस पर मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि जो है हमारे साथ इंसाफ होगा और बेहतर इंसाफ होगा, उसकी उम्मीद करते हैं, उसकी कामना करते हैं। जिस तरह से हाई कोर्ट का जजमेंट था, जिस तरह से हाई कोर्ट ने खूबसूरत और ऐतिहासिक जजमेंट दिया, ठीक इसी तरह मुझे सुप्रीम कोर्ट से भी भरोसा है, यकीन है कि हमारे हक में एक बेहतर फैसला आएगा और इंसाफ मिलेगा। 17 जून को जब आप निकले थे, रात हो चुकी थी और आपने जो मास्क पहना था वो पहन लीजिए और बता दीजिए कि ये मास्क आप जब पहन के निकले तो आप क्या संदेशा देना चाहते थे सबको? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि नो सीए नो एनआरसी का जो पूरा मोमेंट है वो अभी हम लोगों ने खत्म नहीं किया है, वो मोमेंट चलता रहेगा और वो मोमेंट तब तक चलेगा जब तक काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं, तब तक ये मोमेंट जारी रहेगा। फर्स्ट चीज। सेकेंड मैसेज ये था कि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये मोमेंट चल रहा था तो कई बार हमें डराने की कोशिश की गई, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, दिल्ली में राइट्स कराए गए, दंगे कराए गए, पूरे तरीके से मोमेंट को खत्म करने की पूरी प्लानिंग की गई। जब उसमें वो नाकाम हुए तो आखिरी आखिर में जाके उन्होंने जो है वो हम लोगों को जेलों में डालना शुरू किए, यानी डराने के लिए कि देखो ये 2-4 लोग हैं जिनको हम जेल में डाल रहे हैं, यदि अगर अब जो लोग बाहर हैं वो ये इस बात को समझ लो कि अगर तुम लोग दोबारा से कुछ करोगे तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो डर पैदा करने की जो है हम लोगों के अंदर भी, और जो लोग बाहर थे, जो लोग मूवमेंट से जुड़े हुए थे, उनके अंदर भी डर पैदा करने की कोशिश की गई। तो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। आप अगर सही हैं, आप अपने कॉज को लेकर सही हैं, अपने इशू को लेकर सही हैं, तो प्लीज आप डरिए मत, आप संघर्ष करते रहिए, आवाज उठाते रहिए। यदि अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे हक और अधिकार के लिए, आपके अधिकार अगर अभी छीन लिए जाएंगे तो आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन जो है वो कभी आपको माफ नहीं करेगी। तो आप सिर्फ अपने अधिकार के लिए नहीं, बल्कि जो आने वाले जनरेशन है उनके अधिकार के लिए जो है आप संघर्ष कीजिए, लड़ाई लड़िए और आवाज उठाइए, देश को बचाइए, देश के संविधान को बचाइए और लोकतंत्र को जिंदा कीजिए, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश कीजिए, न्यायपालिका को मजबूती देने की काम करें। तो इस तरह के जो मैसेज है मैंने देने के लिए जो है ये मास्क को पहना था। बेसिकली ये है कि हमारा मोमेंट जो है अभी खत्म नहीं हुआ है,
जैसे ही कोरोना का अंत होगा हम फिर सड़कों पे होंगे, सड़कों को आबाद करेंगे, लोकतंत्र को जिंदा करेंगे और फिर से जो है आंदोलन और हक और इंसाफ की लड़ाई शुरू करेंगे। फारसी और कानून को साथ साथ पढ़ेंगे क्या आप? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने एडवाइस दिया है मुझे, हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने कि आप जो है वो लॉ से जो है आप वकालत कर लें। ट्राई करते हैं, अभी मैंने मास्टर्स के लिए फॉर्म डाला है और इस बार तो तैयारी नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट ईयर के लिए मैं देखता हूँ कि शायद एलएलबी में जो है मैं एडमिशन लूँ और कुछ करूँ। लोगों का बहुत सारा मशवरा आया, ट्राई कर सकते हैं और ट्राई करने में कोई इशू नहीं है, लेकिन यह है कि पर्सियंस में भी रह के और पढ़ाई करके जो हमें काम करना है वो है समाज के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए। वो चाहे मैं किसी भी कोर्स से मैं पढ़ूं, मेरा एक ही कोर्स है, एक ही मकसद है कि समाज को बेहतर बनाने के लिए हम अपने टैलेंट के एतबार से क्या योगदान दे सकते हैं। अगर मेरे अंदर बोलने की सलाहियत है तो हम बोल के जो है समाज को बेहतर बनाने का काम करेंगे। अगर हमारे अंदर ऊपर वाले ने लिखने की सलाहियत दे दी तो मैं लिख कर जो है करूंगा। अगर मुझे कोई दूसरी चीज़ों से ऊपर वाला अगर नवाज़ता है तो मैं उसके ज़रिए समाज का सेवा करूँगा, समाज के लिए जो है समाज को बेहतर बनाने में अपना पूरा योगदान दूँगा। इस देश को जब भी ज़रूरत पड़ेगा, इस मुल्क को जब भी ज़रूरत पड़ेगा, इस देश के आवाम को जब भी ज़रूरत पड़ेगा, तो मैं एज़ अ स्टूडेंट और स्टूडेंट लाइफ़ खत्म होने के बाद भी मैं आपको सबसे पहली लाइन में जो है वो खड़ा दिखूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।